नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी कंपटीशन पर। तो दोस्तों, आज यह भारतीय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत छठवीं वीडियो है। इससे पहले की 5 वीडियोज़ में हमने भारत का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करी। और आज के इस वीडियो में हम महाजनपद के अंतर्गत महाजनपदों का उदय, उनकी राजधानियाँ, महाजनपदों का भौगोलिक विस्तार एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो महाजनपद कैसे उत्पन्न हुए, उनका कालखंड क्या था, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हम उसकी पृष्ठभूमि एक बार जान लेते हैं। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी बिहार तथा पूर्वी यूपी में लोहे का भारी प्रयोग होने लगा था, जिस कारण भौगोलिक विस्तार वाले जनपदों एवं प्रदेशों की बनने की स्थिति सहज हो गई थी। क्योंकि लोहे के प्रयोग के कारण कृषि कार्य, सैनिक रखना जैसी चीज़ें आसान होने लगी थी, जिस कारण जो भौगोलिक विस्तार वाले जनपद थे और उस समय के प्रदेश हुआ करते थे, उनकी बनने की स्थिति सहज होने लगी थी। और कृषि कार्य में लोहे के उन्नत हथियारों का प्रयोग होने लगा था, जिससे कि अनाज का अधिक उत्पादन सरलता से होने लगा, जिसका सीधा फायदा किसान को होता था। और इस स्थिति में जो अतिरिक्त अनाज होता था, उसे राजा एकत्रित करवा सकता था। यह एक पॉइंट था। इसके अलावा मानव की जो आत्मीयता अपने कबीले या छोटे क्षेत्र के लिए हुआ करती थी, अब वह आत्मीयता उसकी बड़े जनपदों के लिए भी होने लगी थी, जिसको कि राष्ट्रप्रेम कहते हैं। इसके अलावा लोहे के माध्यम से बने औजारों का प्रयोग करने के कारण सैनिक वर्ग था, उसकी व्यापक भूमिका समाज में होने लगी थी। क्योंकि लोहे के बने हुए हथियार मजबूत और टिकाऊ होते हैं, तो जो सैनिक वर्ग था उसकी भूमिका समाज में व्यापक होने लगी थी। और क्योंकि सुरक्षा का जो मामला है वह किसी भी महाजनपद, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो पृष्ठभूमि थी, इसकी कारण महाजनपदों का उदय होता है, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो महाजनपद, महाजनपदों की जानकारी के स्रोत जो हैं, वो महाजनपद की जानकारी के मुख्य स्रोत जो हैं वो भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है, और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है, इसके अंतर्गत यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इन ग्रंथों में हमें कुल 16 महाजनपदों की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो उस कालखंड के शक्तिशाली शासन के केंद्र के रूप में विद्यमान थे। अर्थात जो 16 महाजनपद हैं, यानी कि 16 राजनीतिक और शक्तिशाली शासन की व्यवस्थाएं थी, है ना। तो महाजनपदों का जो शासन का भौगोलिक विभाजन था वह किस प्रकार से था, वह देख लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम कबीला होता था। कबीले के ऊपर ग्राम हुआ करते थे। ग्राम के ऊपर जन नामक इकाई हुआ करती थी। जन के ऊपर जनपद नामक इकाई थी, और जनपद के ऊपर महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम 16 महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। इसकी जो राजधानी थी, राजगृह थी, जिसको कि गिरिब्रज भी कहते हैं, और यह वर्तमान बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है। यह उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। दूसरा महाजनपद है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। यह 8 जनपदों का संघ था। इसमें मुख्य जनपद लिच्छवी नामक हुआ करता था। तीसरा जनपद महाजनपद अंग था। इसकी राजधानी चंपा थी, और यह वर्तमान बिहार के गया तथा पटना में स्थित था। चौथा वत्स था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नज़दीकी क्षेत्र में फैला हुआ था। पांचवा काशी था, जिसकी वाराणसी में राजधानी थी। यह भी उत्तर प्रदेश की वाराणसी का नज़दीकी क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। छठा कौशल था। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। यह अयोध्या के आसपास का क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके अलावा जो सातवां महाजनपद था वो पांचाल था, और इसमें भी दो एरिए थे। एक तो दक्षिणी पांचाल था, जहाँ जिसकी राजधानी काम्पिल्या थी, और उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र। और यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्रों में इसका भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ था। आठवां जो महाजनपद था वो चेदी था। शक्तिमती इसकी राजधानी थी। वर्तमान बुंदेलखंड
में यह पड़ता था। नवा मल्ल था, कुशीनगर इसकी राजधानी थी। वर्तमान गोरखपुर का क्षेत्र और देवरिया का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसके अलावा 10वां सूरसेन था, राजधानी इसकी मथुरा थी। और उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान मथुरा है वह था। 11वां कुरु था महाजनपद, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। और वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, मेरठ इसका वर्तमान स्थान है। यह महाभारत में वर्णित है, इसको महाभारत कर देना दोस्तों। और इसके बाद 12वां जो महाजनपद था वो मत्स्य था, विराटनगर इसकी राजधानी थी। और यह वर्तमान जो अलवर है और जयपुर है राजस्थान राज्य के अंतर्गत, उसके अधीन आता था। 13वां अवंती था, दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी महिष्मती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन सॉरी। तो यह वर्तमान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जो है वहाँ पर अवंती राज्य हुआ महाजनपद हुआ करता था। और 14वां महाजनपद था अस्मक, पोटली पोतन इसकी राजधानी थी। यह दक्षिण भारत का जो गोदावरी नदी का क्षेत्र है वहाँ पर अस्मक नाम का महाजनपद हुआ करता था। और 15वां महाजनपद कम्बोज था, हाटक इसकी राजधानी थी। और वर्तमान जो अफ़गानिस्तान है तथा उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान का एरिया है, कुछ एरिया उसमें कम्बोज नामक महाजनपद फैला हुआ था। और 16वां एवं आखिरी जो महाजनपद था यह गांधार था, इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला थी। और यह भी वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो भौगोलिक दृष्टि से जो 16 के 16 महाजनपद हैं, इनकी जो राजधानियां हैं और इनका जो वर्तमान एरिया है, जो वर्तमान नाम है, उसके साथ हमने जानकारी प्राप्त करी। आगे बढ़ते हैं। तो महाजनपदों का जो वर्तमान क्षेत्र है कि कौन से महाजनपद, कितने महाजनपद किन राज्यों में हैं, तो वो देख लेते हैं। वर्तमान बिहार में कुल 3 महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है। राजस्थान में 1 महाजनपद है। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर 1 महाजनपद है। और भारतीय सीमा के बाहर 2 महाजनपद हैं। अर्थात जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा 8 महाजनपद पाए जाते थे उस समय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा महाजनपदों का कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लिच्छवी जो जनपद था, यह संसार का सबसे पहला गणतंत्र यहीं पर स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो महाजनपद का जब उद्भव एवं विकास हुआ तो उस समय महाजनपदों के अंतर्गत एक लिच्छवी नामक जनपद था, जो संसार का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित होने की सुख्याति प्राप्त है। यह वज्जी महाजनपद के अंतर्गत 8 जनपदों के समूह में प्रमुख था। 8 जो वज्जी नामक महाजनपद था उसके ही अंतर्गत आता था। तो लिच्छवी एक जनपद था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो नगरीकरण होने के कारण ईंटों के घर तथा किलेबंदी का विकास इस कालखंड में हुआ था। तक्षशिला एवं वाराणसी जैसे उच्च शिक्षा के केंद्र महाजनपद काल में स्थापित किए गए थे। इस काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था व्यापक रूप से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, विशाल सेनाओं को बनाए रखने के लिए राज्यों ने नियमित कर वसूलना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि महाजनपद जब बनाना है तो सेना की आवश्यकता पड़ेगी। और क्योंकि लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा था कृषि कार्य और हथियार बनाने में, तो सैनिकों के लिए यह भी आसान था। ये जो 16 महाजनपद हैं, ये भारत से प्रमुख संस्कृति एवं राजनीतिक के केंद्र थे तथा इस कालखंड में कृषि का व्यापक विस्तार एवं लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस जनपद में आपसी संघर्ष होते रहते थे, जिसका परिणाम अंततः क्या निकला कि मगध जो महाजनपद था यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। तो मगध इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और महाजनपद का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस प्रकार से इन्होंने अपना विकास किया, कौन कौन से महाजनपद किस किस क्षेत्र में थे, कहाँ उनकी राजधानियाँ थी और वर्तमान क्षेत्र उनका कहाँ पड़ता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करी। और अभी जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था मगध, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारियाँ पसंद आई हों, आपके लिए उपयोगी हों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।